Hello students, now we are ready with this video, and in this video we are going to discuss about revolutionaries, and also in this video we will discuss the age of revolution. In the last video we discussed about the return of conservatives and the policies they made through the Vienna Congress to crush the revolutionaries. And because of the fear of repression, we discussed revolutionaries, they became underground. लेकिन अंडरग्राउंड होने के बाद भी रिवोल्यूशनरीज ने अपना ऑब्जेक्टिव नहीं छोड़ा. What were their objectives? So their objectives were to bring equality, freedom, liberty in Europe. They also wanted to abolish monarchy, and their main aim was to establish nation states at any cost. These were their objectives. ये उनका objective था. When we are discussing about the steps of revolutionaries, एक बात की चर्चा यहाँ और करनी पड़ेगी कि रिवोल्यूशनरीज जो थे वो काम कैसे कर रहे थे. अभी उन्होंने डिस्कस किया कि वो अंडरग्राउंड हुए, तो उन्होंने काम करना शुरू किया बाय मेकिंग सीक्रेट सोसाइटीज. अब वो ओपनली काम नहीं कर रहे थे, सीक्रेट सोसाइटी बना के काम कर रहे थे. यहां हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा अबाउट मेजनी, जो एक इंपॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी था इटली का. उसने बड़ा ही जबरदस्त काम किया रिवोल्यूशनरी के लिए. मेजनी, born in 1807 in Genoa, जैसे सो बड़ा हुआ he became interested in revolution. कार्बोनेरी में वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो गया. जब वो 24 इयर्स का हुआ तो लिगुरिया में जो एक प्लेस था वहां पे वो एक रिवॉल्यूशन में इन्वॉल्व हो गया. बिकॉज ऑफ दैट ही वॉज एक्साइल्ड, उसको देश से निकाल दिया गया. लेकिन उसके बाद उसने रिवॉल्यूशन नहीं छोड़ा, बल्कि ही स्टैब्लिश्ड 2 सीक्रेट सोसाइटीज इन यूरोप इन 1831. पहली सोसाइटी थी जिसको हम लोग कहते हैं यंग इटली, जिसको मार्सेज में उसने स्टैब्लिश किया था. और दूसरी सोसाइटी थी यंग यूरोप, जिसको उसने बर्न में स्टैब्लिश किया. इन सीक्रेट सोसाइटीज का क्या एम था? सीक्रेट सोसाइटी का एम ये था, खासकर यंग इटली का, कि इटली विच वॉज डिवाइडेड इनटू स्मॉल किंगडम्स, हाउ टू यूनाइट इटली. इटली जो स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड था, कैसे उसको एक नेशन के रूप में स्टैब्लिश करें, एक रिपब्लिक के रूप में उसको स्टैब्लिश करें. क्योंकि मेजनी कहा करता था कि गॉड intended nations to be the natural unit of mankind. और वो कहता था कि Italy will not remain the patchwork of nation, but Italy will become a nation, a republic at any cost. उसकी इन बातों से कंजर्वेटिव्स बहुत डर गए, they got fear. और जो कंजर्वेटिव्स के लीडर थे मेटरनिक, ड्यूक मेटरनिक ऑफ ऑस्ट्रिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया. मेजनी को उन्होंने बड़ा खतरनाक बताया. उन्होंने कहा that he was the most dangerous man of our social order. तो ये मेजनी
का कंट्रीब्यूशन था। और जैसे जैसे कंजर्वेटिव्स ने कोशिश की कि रिवॉल्यूशन को क्रश करें, वैसे ही वैसे रिवॉल्यूशन बहुत मजबूत होता चला गया। जो लिबरल नेशनलिस्ट थे, एक्चुअली अब वो एसोसिएटेड हो गए रिवॉल्यूशन से। लिबरल नेशनलिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑक्युपाई किए और सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ऑक्युपाई किया एजुकेटेड मिडिल क्लास ने। इसमें स्कूल टीचर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, क्लर्क्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। और बिकॉज ऑफ देयर एफर्ट इन जुलाई 1830 फ्रांस में एक और रिवॉल्यूशन हो गया इन 1830, और उसमें 3 इंपॉर्टेंट चेंजेस लाए गए। पहला चेंज था बॉर्बोन डायनेस्टी which was enthroned, or we can say which was installed again after Vienna Congress, that was replaced, क्योंकि बॉर्बोन डायनेस्टी जो थी वो कंजर्वेटिज्म का सिंबल थी। दूसरा चेंज क्या हुआ, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर दी गई, और इस बार लुई फिलिप was made the head of the government. So these 3 main changes were brought in France. Bourbon dynasty was replaced, constitutional monarchy was established, and Louis Philippe was made the head of the government. ये बहुत बड़ा चेंज आया। अब ये चेंज आया तो इससे मेटरनिक को फिर बड़ा दुख पहुंचा। वो समझ गया कि फ्रांस में अगर एक चेंज आया है तो पूरे यूरोप में चेंज आया। तो मेटरनी ने फिर एक स्टेटमेंट दिया कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड। जब फ्रांस को छींक आती है तो पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है। और वो जानता था कि फ्रांस में अगर चेंज आ गया पूरे यूरोप में इसका असर पड़ेगा, और उसका सोचना गलत नहीं था, क्योंकि जो हम लोग पहले पढ़े हैं कि फ्रांस की घेराबंदी की गई, फ्रांस was surrounded by some new countries, ताकि फ्रांस फ्यूचर में अगर चाहे तो फिर से वो आगे ना बढ़ सके। उसी में से एक जो कंट्री था बेल्जियम, जिसको नीदरलैंड से मिला दिया गया था, वहां रिवॉल्यूशन हो गया। बेल्जियम ने अपने फ्रीडम की मांग की और उसको फ्रीडम देना पड़ा। तो मेटरनिक का वो स्टेटमेंट वो गलत नहीं था कि when France sneezes, the rest of Europe catches cold. यहाँ पे हम लोग एक और रिवॉल्यूशन की चर्चा करेंगे that was very important, and that was ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेस रखता है यूरोपियन हिस्ट्री में। क्या कंडीशन था वहां ग्रीस में? ग्रीस जो कभी यूरोपियन सिविलाइजेशन का क्रैडल था, where European civilization flourished and developed. That's why Greece was called the cradle of European civilization. वो ग्रीस मिडिवल पीरियड में ऑटोमन एम्पायर के अंडर में चला गया, या यूं कहें कि ऑटोमन एम्पायर ने उसको कैप्चर कर लिया। और इस मॉडर्न पीरियड में यूरोपियन जो थे वो इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक यूरोपियन कंट्री, एक क्रिश्चियन कंट्री पे एक दूसरे इस्लामिक कंट्री का कंट्रोल है और ऑटोमन टर्क का कंट्रोल है, इसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। 1821 में ही ग्रीस में वार ऑफ इंडिपेंडेंस चालू हो गया। उसके बाद सिर्फ ग्रीस में रहने वाले लोग ही नहीं, बल्कि जो लोग ग्रीस के बाहर रह रहे थे, कुछ आर्टिस्ट, कुछ लिटरेरी पर्सन्स, सभी ने ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस को सपोर्ट किया। क्यों? क्योंकि वो मानते थे
Greece was the country where the European civilization flourished, जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। उसमें से एक बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे लॉर्ड बैरन, इंग्लैंड के एक लिटरेरी पर्सन थे। उन्होंने तो उसके लिए फंड इकट्ठा किए, वो ग्रीस आए ताकि रिवोल्यूशनरी को हेल्प कर सके। 1824 में उनकी डेथ भी हो गई, लेकिन ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस चलता रहा और ग्रीस को आजादी कब मिली? जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1830 हो गया, उसके बाद ग्रीस को आजादी मिली 1832 में, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। आफ्टर दैट ग्रीस वाज ग्रांटेड freedom. So these important changes were brought in Europe. So in this video we will discuss up to the war of Greece, war of independence of Greece. नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। रोमांटिक नेशनलिज्म को चर्चा में लाएंगे, हम लोग उसकी चर्चा करेंगे इस वीडियो में यहीं तक। और उम्मीद है जो टॉपिक्स हम लोग डिस्कस किए हैं वो क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अगले टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।